नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं सभी के। सुनने में आ रहा है बहुत घबरा रहे हो, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो ऐसा सुनने में आ रहा है, उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि विद्यार्थीगण काफ़ी घबराए हुए पाए जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं आपको साफ बता, गुड इवनिंग सब आपको साफ बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम निहायती आसान आने वाला है। जिसको सिर्फ डर नहीं लग रहा है ना, उन सबका सिलेक्शन है, बशर्ते वो थोड़ा पढ़ा लिखा हो। बहुत ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। आप पता नहीं क्यों डर डर के अपना परफॉर्मेंस ख़राब करते जा रहे हो। एक्स्ट्रा सर ये रह गया ये भी पढ़ लूँ, एक्स्ट्रा सर ये रह गया ये भी पढ़ लूँ। अरे भाई क्या करोगे, जो आपसे आराम से पढ़ा जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ वो पढ़ो, कोई लोड ही नहीं लेना है। छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें एक स्टूडेंट थी, उसने बोला कि सर किसी और इंस्टीट्यूट का एक बच्चा है, वो रिलैक्स होके घूम रहा है, उसको कुछ क्वेश्चन नहीं आता तो मुझसे पूछता है, और उसको कुछ आता भी नहीं है, फिर भी उसे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल कंपटीशन नहीं होने वाला। आप केवल और केवल आपको अपना कूल माइंड रखना है, जो आता है बस वो उतना ही करना है। बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। आपका डर, आपका जो डर है ना, आपका दुश्मन वही है। एग्ज़ाम आपका दुश्मन है ही नहीं। एग्ज़ाम से अपने को कोई खतरा नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही, विद्यार्थी कह रहा है आवाज़ यहाँ से तो जा रही है, तुम्हें क्यों नहीं आ रही है? क्या नाम है? तो आओ थोड़ा सा मिल बांट के कुछ 2 4 5 10 क्वेश्चन कर ले। अच्छा 48 क्वेश्चन, ओ माय गॉड, सारे तो नहीं है, 2 4 टॉपिक के मैंने उठा लिए, कल फिर ऐसे 2 4 टॉपिक के उठा लूंगा। डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। आइए आइए चलिए, अपना बात छोड़ो, जल्दी से कॉपी निकाल लो और शुरू हो जाएं, मैदान में आ जाएं। कॉपी निकाल लें और शुरू हो जाएं। क्या करना है फटाफट, 2 मिनट है, 2 मिनट बाद मैं करूंगा। कॉपी निकाल लो, आज से प्रश्न होंगे। जल्दी, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, जैसा लग रहा है फटाफट करो। अगर देख के मन कर रहा है छोड़ना है तो एग्जाम में भी दिमाग में आए कि छोड़ना ही है भाई। वही g ऑफ h ऑफ x बटा h ऑफ g ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। वही जो आप संयुक्त फलन पढ़ते हैं, फलनों का फलन, वही करना है। gx दिया हुआ है और hx दिया हुआ है आपको, इसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फलनों का फलन। g ऑफ hx, g की परिभाषा है जो भी इसके अंदर इनपुट होगा 1 माइनस वही आ जाएगा, और h की क्या परिभाषा है, जो भी इसके अंदर इनपुट होगा x बटा वो x माइनस 1 आ जाएगा। तो जरा देखें हमारा g ऑफ hx क्या है। g ऑफ hx, g तो g है, h है x बटा x माइनस 1, और g क्या कहता है, जो भी मेरे अंदर आएगा 1 माइनस वही निकलेगा बाहर। फंक्शन एक मशीन होती है, इस मशीन का क्या कार्य है, जो भी अंदर पुट करोगे 1 माइनस वो हो जाएगा। तो x माइनस 1 माइनस x, तो x माइनस 1 माइनस x बटा x माइनस 1, तो माइनस 1 बटा x माइनस 1, और ये माइनस कॉमन लेके 1 बटा gx, कुछ ऐसा ही लग रहा है। 1 बटा gx इसलिए कर दिया क्योंकि 2 ऑप्शन मुझे इसी टाइप से लग रहे हैं। इसी टाइप से h ऑफ gx करें। h क्या कहता है, जो भी मेरे अंदर आएगा वो अपॉन वो माइनस 1, और ये देखिए तो ये आया 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, तो क्या आया, कॉमन ले लीजिए x माइनस 1 बटा एक्स, जो कि hx का उल्टा है। तो लीजिए आपका आंसर आ गया है। ऊपर तो आया है 1 बटा gx, ये आया 1 बटा hx, तो hx बटा gx आ चुका है आपका आंसर। तो आंसर नंबर ए आपका सही है विद्यार्थियों। देख लीजिए किसने क्या क्या लगाया है आंसर, जरा ध्यान से क्रॉस चेक कर लीजिए आपका आंसर क्या है। ध्यान से, कुछ विद्यार्थी ये वाला आंसर भी लगा रहे हैं। अगर ये वाला आंसर लगा रहे हैं तो जरा देखिए ये पहला आंसर क्या है,
ये है 1/1 माइनस एक्स बटा x माइनस 1 बटा x। तो ये तो x अपॉन, ये माइनस का फर्क पड़ रहा है स्टूडेंट्स। आपने थोड़ी सी, कुछ बच्चों ने गलती कर दी है, यहां माइनस की प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान से देखिए। आप कुछ बच्चे माइनस में प्रॉब्लम कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक। हाँ स्टूडेंट्स, आंसर मैच करें। आंसर क्या आया है आपका? 1 बटा जी एक्स अपॉन 1 बटा एच एक्स। तो एच एक्स बटा जी एक्स। तो आंसर नंबर ए आपका सही है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, दोबारा आपको 2 मिनट मिलने वाले हैं। एग्जाम करते हुए मैंने पहले ही बोला है, जो आपका पेपर आएगा पहली बार देखते हुए आपको लगे क्वेश्चन देखा हुआ है, 1 से 1.5 मिनट में मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, उसको अटेम्प्ट करें। जिसको लग रहा है 2 से ज़्यादा मिनट लगेगा, 3 मिनट तक लगेगा, उसे गोला बना के आगे करें कि वापस राउंड में अगर मुझे समय मिला तो मैं इसको ट्राई करूंगा। कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे कि भाई हवा ही नहीं लग रही है, और अगर थोड़ा विचार करना पड़ रहा है कि समय लग सकता है, उसको क्रॉस करो, इसको देखना ही नहीं है वापस भी। जी, अगला प्रश्न आपके सामने, और ये क्वेश्चन तो इस टाइप का तो हमने एग्जाम में ऑलरेडी देखा हुआ है। लीजिए फटाफट कीजिए, 2 मिनट है आपके पास। निम्न में से कौन सा रिक्त है? रिक्त मतलब खाली। इनमें से कौन सा ऐसा समुच्चय है जो खाली है? और ये आपको कौन सा फॉर्म दी हुई है? सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट खाली है। ए के अंदर वो सभी एक्स आएंगे जो वास्तविक संख्या होगी तथा इस संबंध को संतुष्ट कर रही है। बी के अंदर वो सभी एक्स आएंगे जो वास्तविक संख्या हो और इस संबंध को संतुष्ट करे। जी फटाफट। तो विद्यार्थी कई आंसर बी बोल रहे हैं और सबने बी को याद किया है। तो बिल्कुल यहां से x का आंसर क्या आएगा अगर आप इसे सॉल्व करें? x² बराबर 1 मतलब x बराबर ±1। और मेरा आंसर क्या है? a में वो सभी x आएंगे जो इसे संतुष्ट करे, और इसे संतुष्ट करने वाला x है ±1, और वो साथ साथ वास्तविक संख्या भी होनी चाहिए। और मजे की बात है दोनों की दोनों वास्तविक संख्या है, तो ये रिक्त नहीं हुआ। इन द सेम वे ये आएगा ± आयोटा। मगर स्टूडेंट्स ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वास्तविक संख्या होना चाहिए, इसलिए ये सेट खाली है। बिल्कुल सही विद्यार्थियों, और इसका आंसर आ गया है -3 और 3, और इसका आंसर भी सॉल्व करके आ जाएगा x² - x - 2। तो आप देखेंगे 2 और -1 इसका आंसर आ जाएगा। जो भी है आपको केवल इसको सॉल्व करना है। x² - x ही तो है, आपका आंसर तो x है, वो सभी x जो वास्तविक संख्या भी हो तथा इस संबंध को भी संतुष्ट करे। तो आप देख पा रहे हैं इसे सॉल्व करने पर -1 और 2 आ जाएगा। तो B बोलने वाले का आंसर सही है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आ जाइए फिर दोबारा मैदान में, देखते हैं तुमने कितनी तैयारी कर रखी है। जी नेक्स्ट वन, कितनी तैयारी कर रखी है जरा मैदान में आ जाएं। कल हम फिर लेंगे 1 बजे के आसपास क्लास। टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, एकैकी फलनों की संख्या बताना है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें m अवयव है से ऐसा समुच्चय जिसमें n अवयव है। तुक्का नहीं मारना है, थोड़ा सा अपने आप को चाहे समय दे लो, 1 मिनट तक की इजाजत है हमारे पास। ध्यान से, एक समुच्चय में m अवयव, एक समुच्चय है जिसमें m अवयव हैं, से एक समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं। कितने एकैकी मिलेंगे? सर पहले वाले के पास n संभावनाएं हैं, n में से कोई भी एक उठा लो, एंड n में से कोई भी एक उठा लो। मान लिया ये एकैकी होना चाहिए, एकैकी एकैकी। लो, इंग्लिश कुछ और कह रहा है, हिंदी कुछ और कह रहा है। ये जहां से क्वेश्चन उठाए, यहां तो कह रहा है इंजेक्टिव यानी एकैकी, और यहां कह रहा है अंतरशेपी। हे भगवान, अंतरशेपी का मतलब होता है इनटू, जो आच्छादक ना हो। तो स्टूडेंट मैंने ऊपर देख लिया था एकैकी, अब देख लेते हैं जो भी आंसर मैच करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, मैं एकैकी निकाल रहा हूं, ये एकैकी होना चाहिए अगर इंग्लिश सही है तो। और कहा जाता है कि अगर 2 लैंग्वेज में दे रखा हो, दोनों में मतलब अलग अलग लगे, तो अंग्रेजी वाला सही मान लीजिएगा। दूसरे में A2 के पास कितने ऑप्शन हो गए?
n-1 ऑप्शन हो गए। इस प्रकार से हम करेंगे। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन था कौन सा, कुछ भी कर दिया है इन्होंने। ठीक है, एकाकी ही है। अच्छा, एकाकी है और इन्होंने क्या बोला हुआ है, m ज्यादा है। स्टूडेंट, अगर यहां पर 4 अवयव हैं, यहां पर मान लो 3 अवयव हैं, एकाकी होने के लिए 4 एलिमेंट को 4 पे तो भेजना ही पड़ेगा ना। 4 एलिमेंट जब तक 4 में नहीं जाएंगे, यहां पर एलिमेंट कम से कम, अगर यहां 4 अवयव हैं तो यहां 4 या उससे ज्यादा अवयव हैं। 1-1 का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट अलग अलग पे मैप हो। सारे अलग अलग पे होंगे तो यहां 4 अवयव हैं तो 4 पे तो जाएगा ही। अब इन्होंने कह दिया यहां m है जो कि ज्यादा है, यहां कम है, तो m एलिमेंट n पे कैसे मैप होगा। मान लो ये हो गए 4 एलिमेंट, ये हो गए 3 एलिमेंट, पहले को 1 पे भेज दोगे, अगले को 1 को, अगले को 1 को, चौथा कहां जाएगा। चेक करें, यहां पर मान लो ये 4 अवयव, यहां पर मान लो 3 अवयव, ये इस पे भेज दिया, ये इस पे भेज दिया, ये अब इस पे क्या है, अगर इसको कहीं नहीं भेजोगे तो कोई फलन ही नहीं हुआ, और ऐसा भेज दिया तो बहुएकी, मैनी वन, एक से ज्यादा अवयव एक में जा रहा है, तो इसका मतलब एक भी एकाकी फलन संभव नहीं है। स्टूडेंट, अंतरक्षेपी अगर होता तो हमारे पास क्या तरीका है, कुल फलन निकालता, उसमें से आच्छादक कितने हैं उसका फॉर्मूला हमने दे रखा है, वो माइनस कर देते। और मैंने आपको बोला हुआ है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, आच्छादक वाला, ठीक है ना, आच्छादक वाला आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है, एकाकी और आच्छादक वाला, वो हमने उस समय डिराइव कराया था, वो अलग बात है जी। अगला क्वेश्चन आ जाए, विवृत समुच्चयों का संघ क्या होता है, यूनियन ऑफ ओपन सेट। यूनियन ऑफ ओपन सेट बोले, ओपन सेट का यूनियन क्या होता है, विवृत समुच्चयों का संघ क्या होता है। हाँ विद्यार्थियों जल्दी से, क्या वो क्लोज होता है, ओपन क्लोज दोनों होता है, सिर्फ विवृत होता है, ना विवृत ना संवृत होता है। बिल्कुल, विवृत समुच्चयों का संघ, तभी तो मैंने कहा ग्रेजुएशन समय बचाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, सॉल्व भी नहीं करना। अच्छा, अब इंटरसेक्शन बताओ, क्या विवृत समुच्चयों का फाइनाइट परिमित इंटरसेक्शन, परिमित सर्वनिष्ठ क्या होता है, बोलो। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 से n, ai जहां पर सारे ओपन सेट हैं, i जहां पर इंडेक्स सेट है, इंडेक्स सेट का मतलब श्वेत संघ, श्वेत संघ और ये परिमित संघ, इनमें से कौन सा ओपन है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ये बता दीजिए। अगर सारे ai विवृत है, ओपन है, तो ओपन सेट का परिमित सर्वनिष्ठ या ओपन समुच्चयों का क्या, श्वेत सर्वनिष्ठ, कौन सा ओपन होता है, जल्दी बताएं विद्यार्थियों। फाइनाइट इंटरसेक्शन इज ओपन, बिल्कुल ये आपका ओपन हो जाएगा, बट इसका ओपन होना जरूरी नहीं है। उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल हमने लिखा था -1/n to 1/n, ये आपने पढ़ा था, और जिसका इंटरसेक्शन क्या हो गया था भाई, आपने ये वाला एग्जाम्पल लिया था जो कि एकल समुच्चय हो गया था, जो कि ओपन नहीं था। और रियल में ओपन और क्लोज सेट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। बढ़ता हूं मैं आगे, अगला प्रश्न देखें, पता नहीं कौन सा आएगा जी। जी, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि x और y वास्तविक संख्याएं हैं जहां x 0 से बड़ा है, पता नहीं कौन सी बुक से उठाया है, बहुत गलतियां करता है, तो वहां एक धनात्मक पूर्णांक n उपस्थित रहता है कि nx, ये क्या कह रहे हैं, अगर x और y दोनों वास्तविक संख्या है, x कोई भी 0 से बड़ा नंबर है, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक का मतलब नेचुरल नंबर, कि nx क्या हो जाए। स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट है, इसको ध्यान रखेंगे, nx हमेशा y से बड़ा होना चाहिए, होता है। यानी इसका मतलब आप अपनी इच्छा से कोई भी मुझे वास्तविक संख्या दे दो, और अपनी इच्छा से कोई भी x दे दीजिए, जितना मर्जी छोटा, जो आप चाहो, मैं हमेशा एक ऐसा नेचुरल नंबर दे दूंगा कि nx y से बड़ा हो जाए।
आप जो मर्जी, जितना मर्जी बड़ा वास्तविक संख्या ले लीजिए, करोड़ों में ले लीजिए, जो आपकी इच्छा है, जो आपके मन में है वो वास्तविक संख्या लीजिए। यहां x आपकी इच्छा है वो दे दीजिए मुझे, x वो भी वास्तविक संख्या, बट वो 0 से बड़ा हो। अब मैं आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ लूंगा कि nx जो है आपके दिए हुए y से बड़ा हो जाए। ओके, ये रिजल्ट रियल में है, जो कि आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। बोलिए, फरमाइए, इनमें से क्या सही है? जल्दी, कम ऑन, फटाफट आंसर दें। समुच्चय दो हैं, एक a है एक b है। a के अंदर वो सभी एक्स वाई हैं कि y बराबर ex होता है, b के अंदर वो सभी एक्स वाई हैं कि y बराबर x होता है। तो a और b के बीच में संबंध पूछा है, क्या a हमेशा b के अंदर ही होगा? भाई a के अंदर सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के आते हैं। अब आप देखो सर, अगर x को आप 0 पुट करते हो ना, तो y क्या आता है 1, e की पावर 0 1, यानी 0 1 a में है, बट सर 0 1 b में तो है ही नहीं। b में तो जहां y और x दोनों बराबर होते हैं, तो सबसेट तो सर वैसे ही गलत है। क्या b a का सबसेट है? सर इसमें 1 1 है, b के अंदर 1 1 है वो, मगर a में नहीं है, क्योंकि 1 पुट करने पर तो 1 के e आ रहा है। सर ये भी गलत हो गया। सर a यूनियन b क्या a के बराबर है? सर a यूनियन b में 1 1 आएगा, बट वो a में तो है ही नहीं। सर a यूनियन b में देखो, a में 0 1 है, 0 पुट करके 1 आ रहा है, b में 1 1 भी है, क्योंकि 1 पुट करोगे 1 पुट क्या कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर, मगर इनके यूनियन में 0 1 भी आ गया, 1 1 भी आ गया, बट इक्वल टू a में तो 1 1 तो है ही नहीं। सर ये भी गलत, मतलब ये सही है। वरना a y बराबर e की पावर x का ये रहा ग्राफ, 0 पुट करके 1, y बराबर x का ये रहा ग्राफ। सर ये दोनों कहीं नहीं काटते एक दूसरे को। अगर ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटते तो इनका कोई प्रतिच्छेदन बिंदु ही नहीं है। कई बार जैसे sin x बराबर x, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, भाई कितनी जगह कट बराबर है। जैसे sin x बराबर x, इसके कितने सॉल्यूशन हैं? तो आप ऐसे तो करते हो, ये रहा सर sin x, सर ये रहा y बराबर x, कोई बच्चा कहेगा सर मुझे क्या पता, मैं तो ऐसे काटने वाला था। सर आपने तो एक जगह काट दिया, क्या पता आपको पहले ही आंसर पता हो। तो देखो विद्यार्थियों, ये है y बराबर x की लाइन, तो π/6 पर साइन तो आंसर दे रहा है आधा, और y बराबर x दे रहा है π/6, तो π/6 का मतलब हो गया आधे से ज्यादा। तो भाई ये तो ऊपर चला गया, तो ये लाइन का बिंदु ऊपर है, π/6 पे साइन दे रहा है। भाई इसको सॉल्व करने का मतलब sin x और x कहां बराबर हैं, x के किस मान के लिए बराबर हैं? तो π/6 इधर पुट करोगे तो आधा, π/6 इधर पुट करोगे तो π/6, तो आंसर किस में ज्यादा हुआ, π/6 में। तो ये लाइन तो पहले ही ऊपर चली गई। हाँ, अगर लाइन ऐसे कहीं जा रही होती, नीचे होती, तो भाई काट के क्रॉस करते हुए ही जाती, तब तो 3 जगह कट जाता, इसका आंसर 1 आ जाता। एक जगह प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों, दोनों बराबर कितने बिंदुओं पर है? केवल एक बिंदु पर। ठीक है ना? चलो आगे आ जाइए मैदान में, जल्दी से इस प्रश्न को कर दीजिए, जल्दी इस प्रश्न को कर दें। आई एम अगेन वेटिंग। इसका सीमा बिंदु बताना है। सीमा बिंदु, जल्दी से सीमा बिंदु बता दीजिए फटाफट, अच्छे विद्यार्थियों की तरह।
कितने सीमा बिंदु नहीं पूछे, सीमा बिंदु कौन कौन सा है। तो देखिए ये रहा सेट मेरा आर, दिस इज इस उप सेट का सीमा बिंदु है, ठीक है। इस सेट का नाम इन्होंने आर दे दिया और इसका सीमा बिंदु पूछा इस समुच्चय का। बड़ा अजीबोगरीब तरीके से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं। इसका सीमा बिंदु देखते हैं। वैसे तो आपको पता है ये -1 और 1 के बीच में दोलायमान है, 1/n 0 की तरफ जाता है। जैसे जैसे 1/n 0 की तरफ जाएगा ये टोटल तो 1 की तरफ जाएगा। आप चेक करो, पहला एलिमेंट n को 1 पुट करा तो 1 - 1 0, अगला पुट करो 2 पुट करो, ये प्लस हो जाएगा 1 + 1/2, 3 पुट करो 1 - 1/3, अगला पुट करो। अगर आप ध्यान से देखें तो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, पहला 0, 2 पुट करने पर 3/2, 4 पुट करने पर 2/3, अगला 1 + 1/4 कितना हुआ 5/4। और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे हो ये कुछ ऐसे बढ़ता जा रहा है दोनों तरफ से। यहां पर हर बार क्या आ रहा है, ये बेसिकली 1 कहां है। आप एक्चुअली एक सेकेंड मैं ऐसा करता हूं, इस ग्राफ को यहां बनाएं, क्योंकि मैं क्लेम कर रहा हूं ये 1 पे जा रहा है, मैं क्लेम कर रहा हूं 1 पे जा रहा है। क्योंकि देखो ये भी धीरे धीरे कम हो रहा है, ये 1 से छोटे से कम हो रहा है, 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, पर धीरे धीरे जो 1 में जुड़ रहा है वो छोटा छोटा जुड़ता जा रहा है। ये 1 तो पहला तो चलो 0 है, छोड़ो। अब ये पुट किया तो ये 3/2, अगला पुट किया 2/3, अगला पुट किया 4/5, अगला पुट करोगे ये धीरे धीरे कुछ इस प्रकार। जैसे जैसे आप n बढ़ाते जा रहे हो मेरा आंसर धीरे धीरे 1 की तरफ टेंड हो रहा है। तो सीमा बिंदु क्या हुआ 1 हो गया। क्यों हो गया? सीमा बिंदु की क्या परिभाषा है, जिस बिंदु को मैं सीमा बिंदु क्लेम कर रहा हूं उसके छोटे से छोटे प्रतिवेश में समुच्चय के अनंत अवयव आने चाहिए, मतलब उस अवयव के अलावा भी अवयव दिखना चाहिए। तो एक टाइम के बाद जब जैसे n बढ़ाते जा रहे हो धीरे धीरे ये 1 के नजदीक पहुंचता जा रहा है, एक टाइम के बाद सेट के सभी अवयव 1 की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली इसका सीमा भी 1 हो गया। सीमा जो सीमा होता है वो तो सीमा बिंदु होता ही है। तो यहां पर सीमा बिंदु इसका 1 है। कोई स्टूडेंट ने क्या बोला, अच्छा बी ही बोला था आंसर, वेरी गुड। इसका सीमा बिंदु 1 है, 1। कुछ ने बी बोला, कुछ ने 1 बोला। 1 का मैं मान के चल रहा हूं, उसने 1 इसलिए बोला। तो कई बार पेपर में ऐसे भी गलत हो जाता है, आंसर निकला 1, वो 1 पे टिक लग जाता है। सीमा बिंदु भी इंपॉर्टेंट है रियल में, तो आप सीमा बिंदु पे जरा ध्यान रखिएगा। और वरना दूसरा तरीका हमारे पास ऐसा भी था, 1 + 1/n यदि n सम है, 1 - 1/n अगर n विषम है। सीमा बिंदु के लिए तो अच्छी बात है, ये जहां जाएगा वो भी सीमा बिंदु, ये जहां जाएगा वो भी सीमा बिंदु। तो जैसे जैसे n इन्फिनिटी पे जा रहा है ये भी 1 पे जा रहा है, ये भी 1 पे जा रहा है, ये सीमा बिंदु हो गया। जैसे जैसे n अनंत पे जा रहा है ये भी 1 पे जा रहा है। अरे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो करो। तो दोनों 1 पे जा रहे हैं तो ये सीमा बिंदु, अगर दोनों ही 1 पे जा रहे हैं इसलिए ये सीमा भी हो गया, वरना सीमा बिंदु तो डेफिनेटली है ही। हाँ, अगला आ जाइए। अगेन आपको 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट 1 मिनट बाद हम देखेंगे, जल्दी करें। अरिक्त संबंध, संबंध कितने हैं?
संबंध कितने बोलो स्टूडेंट्स? डी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। देखें कुल संबंध कितने स्टूडेंट्स? संबंध होता है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। अगर समुच्चय ए में m अवयव, समुच्चय बी में n अवयव, तो ए क्रॉस बी में mn अवयव। और जिस समुच्चय में k अवयव होते हैं उसके कुल उपसमुच्चय होते हैं 2 की पावर k। मगर अरिक्त बोल दिया है एक वर्ड, तो एक हटाना है फाई। तो आंसर कितना आ गया? 2 की पावर mn माइनस 1। तो जिसने डी बोला है उसे बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 की पावर mn माइनस 1। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी देखें अगला क्वेश्चन क्या है जी, आगे देखिए फटाफट। जल्दी से। अब दोबारा मैं देख लेता हूं क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट दो परिमित समुच्चयों में m और n अवयव हैं। पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या लीजिए। उपसमुच्चय कितने होते हैं सर? अगर किसी समुच्चय में m अवयव है तो उसके उपसमुच्चय हो गए 2 की पावर m। दूसरे समुच्चय के कुल संख्याओं से, क्या हिंदी लिखी हुई है इसने, बहुत जहां से मैंने लिखा है हिंदी इसने माशा अल्लाह कितनी खतरनाक है। तो ये देखिए अगर दो समुच्चय हैं, एक में m अवयव हैं दूसरे में n अवयव हैं, तो जिस समुच्चय में m अवयव हैं उसमें 2 की पावर m अवयव, जिस समुच्चय में n अवयव हैं उसमें कुल अवयव कितने हो गए? कुल उपसमुच्चय 2 की पावर n। अभी क्या कह रहे हैं? यदि पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या से 56 अधिक है, पहले समुच्चय के उपसमुच्चय 56 ज्यादा हैं, तो भाई यहां 56 जोड़ने पर बराबर आ जाता है। बचपन में हमें बहुत दुखी करता था जब, याद करो हमारे पास 8वीं क्लास 7वीं क्लास में क्वेश्चन होता था, मीरा की उम्र ऐसी है, मीरा की माता की उम्र ऐसी है, यदि मीरा की उम्र में इतना बढ़ा दिया जाए तो ऐसा ऐसा होता था। तो हम बड़े कंफ्यूज होते थे कहाँ जोड़ना है कहाँ गुना करना होता है, याद होगा? हाँ तुम हो सकता है नहीं कंफ्यूज होते हो, मैं अपनी बात बता रहा हूं ऐसा। अब ऑप्शन डाल दीजिए और चेक कर लीजिए कौन सा सही है। 7 और 6, 2 की पावर 7 हो गया 128, 64 प्लस 56 नहीं भाई तू तो नहीं है। 5 और 1, अरे तू भी नहीं है। 64 और ये 8, हाँ, और यहां पुट किया ये भी, तू भी नहीं, तू भी नहीं और तू भी नहीं। तो आंसर है तो तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आंसर हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये किसका ऑप्शन दे दिया पता नहीं, क्वेश्चन कहां है? आंसर नजर आ रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नहीं दिखा, अच्छा आंसर इसका है। आंसर हम ऑप्शन से भी जाएंगे, मान लेते हैं हमारे पास, मैं बैक करूंगा आंसर। ये रहा क्वेश्चन लिखें, डोमेन प्रांत बताना है, इसका प्रांत बताना है। सबसे पहली बात क्या है, प्रांत के लिए क्या होता है? लॉग के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सर लॉग तो माइनस के लिए परिभाषित ही नहीं है, तो x + 3 तो 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है सर? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सर ऑप्शन से बताओ। चलो देख लेते हैं, सारे ऑप्शन हैं। ये कह रहे हैं कुछ भी पुट कर लो -1 और -2 को छोड़ के, सब जगह -2 की बातें हैं। इन दोनों ने -2 रखा है, इन दोनों ने, अच्छा नहीं यहां तो माइनस किया हुआ है ना, इसने -2 सब नहीं हटाया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए आंसर क्या कह रहे हैं, ये 0 रखता है, सभी 0 भी रखते हैं, तो अच्छा कहां गया
ये कहता है x प्लस 3 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x माइनस 3 से बड़ा होना चाहिए, वरना लॉग प्रॉब्लम कर देगा। और यहां क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और ये 0 कहां होता है, -1 और -2 में। आप सॉल्व कर सकते हो। तो x का आंसर, जो मेरा आंसर है, पुट में क्या कर सकता हूं, -3 से बड़ा कुछ भी, बट -1 और -2 ना हो। -3 से बड़ा सर कुछ भी पुट कर दो, -3 से बड़ा कुछ भी पुट कर दो सिवाय -1 और -2 के, सिवाय -1 और -2 के। तो इस टाइप से हो जाएगा। वो एक्चुअली एक ही पेज में आंसर ऑप्शन नहीं दिख रहा ना। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे सॉल्व नहीं करना आया, आंसर से चलें, तो एक बार सबके बाहर बाहर के आंसर देखता हूं। ये कहता है -10 चलेगा, क्योंकि r में से यही तो हटाया है। ये कह रहा है -10 चलेगा, बाकी इन दोनों ने -10 को फेल किया है, तो -10 पुट करके देखा जाए। -10 + 3 -7, लॉग -7। सर ये तो परिभाषित ही नहीं, तो भाई तुम दोनों तो गलत हो गए, तुम दोनों तो गलत हो गए। अब बात आई इन दोनों में, ये -2 के बाद सब कुछ ले रहा है, ये -3 के बाद कुछ भी ले रहा है। ये मतलब कह रहा है -2.5 से इसको दिक्कत नहीं है, -2.5 है इसमें। ये देखो -3, ये -2 कह रहा है, या कह लो ये -1 रखता है, ये -1 नहीं रखता है, तो -1 डाल लें। ये -1 रख रहा है, ये -1 नहीं रख रहा है, जरा -1 डालें, -1 डालें। सर log 2 कोई दिक्कत नहीं, -1 डाला तो 0, एनीथिंग बटा 0 इज प्रॉब्लम। सर -1 तो प्रॉब्लम है, -1 प्रॉब्लम है, बट इसने कहा है -1 रखेंगे, तो भाई गलत हो गया। तो आंसर शायद तू ही है। अगर मैं सॉल्व नहीं करता, सिर्फ आंसर से जाता, तो आप ऑप्शनों में देख सकते हो किसमें क्या चीज है, किसमें क्या चीज नहीं है। ऐसा हमने किया था, ठीक है ना। बढ़ूं आगे, आगे देखो, लेट्स ट्राई दिस वन। अब हम इसे करेंगे, जरा करो। x² + x, r से r, ये भी मैंने बताया था, r से r, x², r से r इंपॉर्टेंट है, r² से r। सीधा आंसर बोल दें, इतने में तो पता हो जाना चाहिए जब तक मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। एक है कि आच्छादक, बच्चों ने आंसर बताना शुरू कर दिया है, डी और एक ने बी, डी और बी। x² + x, सर x² या कोई भी समघात है तो वो मुड़ेगी, जो मुड़ गया वो कैसा एकैकी, तो एकैकी तो नहीं है। एकैकी जिसने बोला है वो गलत है, एकैकी जिसने बोला है वो गलत है। आच्छादक, सर आच्छादक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी पुट कर दो ये -∞ तक तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसने मुड़ना ही है इस x² के कारण। मैंने कहा था r से r पर जब भी दिया होगा कोई भी विषम घात का बहुपद, ना वो एकैकी होगा ना वो आच्छादक होगा, तो आपका आंसर ना एकैकी ना आच्छादक। क्या हमने बोला नहीं था? चलो ये आगे आ जाइए। ऐसा मैंने 1 या 2 ही क्वेश्चन कराया था, ये तो ये हिंदी में नहीं लिखा तो मैं हिंदी में सुना दूं। fx एक आवर्तकाल फलन है, और आवर्तकाल फलन ऐसा है कि जो इस संबंध को संतुष्ट करता है। तो बताइए fx का आवर्तकाल क्या होगा। और मैंने क्या कहा था, इसमें कुछ ऐसा पुट करना होता है ना तो कि यही बनाया जाए। आवर्तकाल की डेफिनेशन तो यह है कि x में क्या पुट किया जाए, x में क्या ऐड किया जाए कि वापस यही आ जाए, वो सबसे छोटा k। जी, एक बच्चा कह रहा है कि सर c, पता नहीं उस बच्चे ने क्या किया होगा। सर देखो fx तो चाहिए, x + 2 अल्फा है तो x की जगह x + 2 अल्फा बदल दें, ऐसा ही किया जाता है नॉर्मली, x की जगह x + 2 अल्फा। अरे ये चीज तो हर x के लिए ट्रू है ना, तो x अगर वास्तविक संख्या है तो x + 2 अल्फा भी वास्तविक संख्या है, तो मैंने x को x + 2 अल्फा से बदल दिया। तो मेरा क्या आ गया,
ऐसा क्वेश्चन मैंने 8 वाला कुछ करवाया था शायद। और अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 अल्फा तो एफ एक्स के बराबर है। बिल्कुल सही बोला, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 अल्फा बराबर एफ ऑफ एक्स, तो 4 अल्फा इसका आवर्तकाल हो चुका है। विद्यार्थियों देख लीजिए, आवर्तकाल में पता नहीं इस बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिख गया, जबकि मैंने क्या कहा था आपको, जो स्टैंडर्ड मैंने 4-5 आवर्तकाल वाले बताए हैं वो जरूर करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले में ट्रिग्नोमेट्री की इकाई इस्तेमाल करनी है, आइडेंटिटी, जितना हो सके। जी करें जरा अगला। ये क्वेश्चन तो शीट का ही आ गया है, इसको तो क्या कराऊं, कुछ को तो आंसर भी याद होगा। यदि दो समुच्चय ए तथा बी में क्रमशः 2 तथा 4 अवयव हैं तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या बतानी है। सर देखो, अगर ए में 2 अवयव हैं, बी में 4 हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होते हैं? 2 गुना 4 8 अवयव हैं सर। मगर उन्होंने क्या बोला, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की। सर जिस समुच्चय में 8 अवयव हैं उसके उप समुच्चय कितने होते हैं? 2 की घात 8। सर 256 हो गए। मगर आगे कुछ और बोला है, ए क्रॉस बी के उन उप समुच्चयों की संख्या। सर सारे उप समुच्चय हमें चाहिए ही नहीं, 256 है, बिल्कुल सही कहा, बट सारे नहीं चाहिए हमें, तो वो उप समुच्चय चाहिए जिनमें 3 या उससे अधिक अवयव हों। देखो ए क्रॉस बी में 8 अवयव हैं, एक समुच्चय है ए जिसमें 2 अवयव थे, बी में 4, तो ए क्रॉस बी में 8 मान लो ये रहे। अब ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय बनाना है। उपसमुच्चय कैसे बनाते हैं? इन 8 में से कोई नहीं उठाया 5, इन 8 में से एक एक उठाया, या इन 8 में से 2-2 उठाएंगे, या इन 8 में से 8 उठा लेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मगर मुझे क्या कम से कम 3 उठाने हैं, तो 8 में से 3 उठाऊंगा, या 8 में से 4 अवयव उठाऊंगा, या 8 में से 8 उठा लेंगे। सर हमें एक फॉर्मूला तो पता है ऐसा, NC 0 से NC n तक का टोटल होता है 2 की पावर 8। मुझे सर चाहिए तो ये, इसे इधर ले जाके माइनस कर देंगे। 1 8 28, 28 और 8 36, 37, 37 इसमें से कम हो जाएगा 256 में से, 219। बी इज आंसर। अब विद्यार्थियों ने बी 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 बोला है, उम्मीद है कि या तो विद्यार्थियों ने किया होगा या पहले ही याद होगा, क्योंकि ये तो शीट का क्वेश्चन था। आ जाइए अगला, इसका प्रांत क्या है? ऑप्शनों से जाएं। 2 में 0 मिलाया हुआ है, 2 में 0 नहीं मिलाया हुआ है। चलो सर 0 ही चेक कर ले, 0 डालने में दिक्कत है क्या? 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, कोई दिक्कत नहीं सर, 0 में कोई दिक्कत नहीं, 0 में कोई दिक्कत नहीं। अब 0 से बड़ा है कि छोटा है? चलो सर एक बार बड़ा पुट कर लेते हैं, 2, 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 2 25, 4 माइनस 25 माइनस 21 का रूट। सर प्रॉब्लम वास्तविक नहीं आया सर, 2 0 से बड़ा नहीं पुट करेंगे। उम्मीद है कि यही होगा, या तो ये भी नहीं है या फिर ये है। पेपर में अगर हमें ये पता लग जाए कि ये 3 ऑप्शन नहीं है तो आंख बंद करके चौथे पे टिक कर दीजिएगा। वही होगा, गलत हो जाएगा तो उसको आरपीएससी बाहर निकाल देगा, और नहीं निकालेगा तो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि फिर वेरीफाई करने लग जाओ भाई तू अब ठीक है कि नहीं। हाँ वैसे अगर आपको करना हो, जब नॉर्मल डेज में हम करते हैं तब तो क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए, मगर जब हम परीक्षा में बैठे हैं बस इतना पता लग जाए कि ये बाकी 3 नहीं है, फिर तो एक बार बिना देखे टिक मार दो, घर आके देखेंगे आंसर है कि नहीं। जी ये भी अंग्रेजी में ही नजर आया, चलो कोई बात नहीं, मैं हिंदी समझा देता हूं। 70 लोगों का एक समूह है, ओके, क्या दिया ये? 70 लोगों का समूह का मतलब क्या दिया हुआ है आपको बताइए? 70 है तो क्या है? क्या ये सार्वत्रिक समुच्चय है कि संघ है? यूनियन है कि यूनिवर्सल? 70 लोग हैं,
70 लोग हैं तो ये क्या दिया है आपको, सार्वत्रिक समुच्चय। पता नहीं इन 70 लोगों से क्या करवाएंगे, तो सार्वत्रिक है। क्या पता आगे का क्वेश्चन ऐसा हो कि एक स्कूल में 70 बच्चे हैं या एक क्लास में 70 बच्चे हैं, इतने लोग फुटबॉल, इतने बास्केटबॉल, इतने ये गेम खेलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ ना खेलें। तो ये किसने कहा है कि ये यूनियन है, ये है सार्वत्रिक। हो सकता है ये यूनियन भी हो, वो क्वेश्चन बताएगा अगर हमें और कुछ नहीं दिया होगा तो। इतने लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी पीने वाले 37, चाय पीने वाले 52, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू। और हर इंसान कम से कम एक चीज लेगा। कम से कम का मतलब सर, कम से कम एक का मतलब यूनियन होता है, मैंने आपको पहले बताया, या फिर कम से कम एक का मतलब यूनियन। जैसे कि मैंने उस समय समझाया था, सपोज ये रहा 1 2 3, बी है मान लो 3 4, तो ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4। इसका सर्वनिष्ठ क्या है, 3। तो यूनियन में क्या आया, जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, यानी या फिर कम से कम एक में है जो। तो जब भी कम से कम एक आया मतलब यूनियन। इंटरसेक्शन, जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, दोनों में हो एंड। तो यहां बोला प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक चीज पसंद करता है। तो कम से कम एक पसंद करने वाले कितना हुए लोग, प्रत्येक, यानी 70 के 70। इसलिए कम से कम एक में यूनियन आ गया। कितने ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं एंड चाय नहीं। आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, बट छोटा क्वेश्चन है तो हम ऐसे, मैंने जो तरीका बताया था, कॉफी पसंद करते हैं एंड चाय नहीं, C माइनस CT, तो N ऑफ C माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन T। क्या है, कॉफी पसंद करने वाले 37, इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन नहीं दिया सर, इस फॉर्मूले से निकलेगा, यूनियन C T माइनस इंटरसेक्शन। अब जो भी आएगा इसका 87 17, ऐसा ही है, 87 ही है, 89 सॉरी 89। जी, तो 18 आंसर आ गया है और आप देख पा रहे हो। 17 कैसे आया विद्यार्थियों, जरा बताओ। कुछ का 17 आया है, एक आधे का 17 नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे, मैं तभी तो कह रहा हूं वहां कोई पेन थोड़ा लेना है, बहुत ज्यादा करने की कोशिश नहीं। पहले एक्यूरेसी बढ़ाओ, स्पीड पे फोकस मत करो, एक्यूरेसी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए, फिर इसका प्रांत आ गया है, इसका प्रांत। ऑप्शन से आइए, ऑप्शन 0 ये सम्मिलित कर रहा है, सिर्फ एक ही कर रहा है, 0 डाल सकते हैं, 0 माइनस 0, 0 का रूट 0 बट 1/0। प्रॉब्लम भाई तू तो नहीं है, ये कह रहा है माइनस में कुछ भी डाल दो, ये कह रहा है माइनस में कुछ भी डाल दो। चलो चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है माइनस में नहीं डालना, -2 डाल देते हैं। -2 का मतलब 2 माइनस -2 4, 4 का रूट होता है 1/4। कोई दिक्कत नहीं भाई, तू माइनस को क्यों मना कर रहे हैं। फंक्शन एक मशीन है जिसमें जो प्रांत होता है वो होता है जो हम पुट करते हैं। वो तो आसान होता है, क्या पुट करना है वही तो देखना है। अब ये देखो, ये कह रहा है पॉजिटिव डाल दो, बट पॉजिटिव डालने में प्रॉब्लम है क्या। 5 डालो, 5 माइनस 5 0, नीचे 0 5, ये कह रहा है भाई तू भी नहीं, आंसर है तो तू ही है। ऑप्शन से जाएं, वरना तो फिर वही है सर, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। मॉड x से बड़ा कब होता है। मॉड का असर पॉजिटिव और नेगेटिव में नजर आता है, तो एक बार पॉजिटिव पुट करके देख ले। 5 क्या 5 से बड़ा है, नहीं। -5 का मतलब 5 क्या -5 से बड़ा है, हाँ सर, तो नेगेटिव रियल नंबर। जी अगला, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सेकंड ग्रेड में।
बताइए कितने, इसके प्रसार में कितने पद होंगे? बताएं, इसके प्रसार में कितने पद होंगे? बोलो। एक बच्चे ने कहा है डी बोल रहे हैं कई तो 41। बिल्कुल सुनो, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर यहां पर वेरिएबल्स सेम नहीं हुए तब तो वही फॉर्मूला लगता है, बट वेरिएबल सेम हो जाए, जैसे चर यहां x है तो नॉर्मली क्या होता है, फॉर्मूला इकट्ठा होता है, वरना तो क्या होगा, 2-3 पद मिलके एक पद बन जाएगा। तो अब जैसे यहां पर तो पदों की संख्या n+1। जी विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं यहां पर कितना हो गया, 41। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम। ये तो अब आप करें। यदि x की पावर 7 और x की पावर 8 का गुणांक समान है तो n किसके बराबर है? जल्दी से कर दे। क्या आएगा? बोले जल्दी। अरे जनरल टर्म लिख दें, TR+1 NCR टू की पावर n-r। अब क्या बोला है, x की पावर 7 का गुणांक, तो r को रखे 7 और r को रखे 8, तो क्या हो जाएगा, NC7 x की पावर 7 का गुणांक, 7वीं टर्म नहीं बोला, 2 की पावर n-7 अपॉन 3 की पावर 7 बराबर NC8 2 की पावर n-8 3 की पावर 8। जी अब यहां पर n किसके बराबर है ये बात आना है अपने को, तो यहां कट के 3 बच गया और यहां कट के 2 बच गया, 3 यहां बचेगा, यहां 2 बचेगा, तो 2 इंटू NC7 इज इक्वल टू NC8। अब भी फॉर्मूला खोलना ही पड़ेगा क्योंकि अब मैं 55, 56 और 45 तो नहीं पुट कर सकता ना, मेरे लिए काफी भारी काम हो जाएगा। n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल n-7 n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n-8, ये तो कट गया, ये कितना हो गया, 8 गुना 7 फैक्टोरियल, ये 6 हो गया, n-7 इज इक्वल टू 1/8, 48 n-7 बराबर 48। तो पुट नहीं कर सकते थे यहां क्योंकि n काफी बड़ा आ रहा था, तो यहां तो 55 आ गया, अच्छी बात है, बट यहां पुट नहीं किया जा सकता। बट कई क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है करते वक्त आखिरी में लगे यार पुट करके ही बिना कैलकुलेशन किए काम चल जाए, बट 55 वगैरह पुट करना तो बड़ा भारी काम हो जाता है, तो यहां पर सॉल्व ही करना पड़ेगा। सिंपल बोला था कि सभी में हमें क्या करना है, व्यापक पद निकालना पड़ता है, जिसमें हमें बोला जाए 7वां पद निकालो, x की पावर 7 का गुणांक निकालो, ऐसा टर्म निकालें, ऐसा पद निकालें जो x से स्वतंत्र हो। कुछ भी ऐसा करना हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, व्यापक पद यानी जनरल टर्म निकाल लेते हैं। ओके, सो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने अगला प्रश्न आने वाला है, देखिए जी, नंबर ऑफ टर्म, दोबारा पदों की संख्या बताएं, पदों की संख्या बताएं, यहां पर पदों की संख्या वापस बताएं। सीधा फॉर्मूला था, टोटल इस 20 को
इन तीन भागों में बांटने के कुल तरीके कितने होते हैं? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। वेरी गुड विद्यार्थियों ने बताना शुरू कर दिया है। तो 22c2 का मतलब कितना हुआ? 11 गुना 21, तो 231 आंसर आ गया है। बिल्कुल सही, मैंने बताया हुआ है, फॉर्मूला है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, रिक्त स्थान मान्य है। याद है कैसे बनता है ये फॉर्मूला? ये मैंने बताया हुआ है। टोटल 20 को इन तीनों में बांटो, जहां पर किसी को कोई चीज नहीं दी जाए वो भी चलेगा। आगे आ जाएं। मिडल टर्म, मध्य पद का गुणांक बताना है। मध्य पद, ये तो फॉर्मूला बनेगा, उसके अलावा मध्य पद नहीं पूछ सकता वो, ये बाइनोमियल ही बनेगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर 3, मैंने फॉर्मूला याद नहीं करने को कहा। पावर 24 है, तो टोटल पद कितने हो गए? 25। 25 हो गए, 12 यहां से हटे, 12 यहां से, बीच में बच गया 13। तो 13वां पद निकालना है विद्यार्थियों। 24 सी आर, बस। बारहवीं टर्म नहीं, एक बच्चा कह रहा 12वीं टर्म। अरे भाई पावर 24 है तो मतलब टोटल पद 25, 12 यहां से हटाए, 12 यहां से हटाए, 13वां टर्म। 13वां टर्म है मिडल टर्म, बीच वाली टर्म। फॉर्मूला तो याद करना ही नहीं है। आप सोच लो, अगर आपके पास ये पावर मान लो ये होता 10, तो टोटल टर्म होते 11। 11 होता तो क्या हुआ? 6 तो हटा नहीं सकते थे, 5 ही तो हटाते, बीच में 6वीं टर्म बचती। जी, गुना में x की पावर n का गुणांक। आ जाइए जल्दी। x की पावर n का गुणांक। x की पावर n का गुणांक, तो देखिए ये रहा 1 प्लस एक्स समेशन एन सी आर 1 की पावर n माइनस आर। 1 को किससे गुना करें x की पावर n आए? सर ये r जब n हो, r 0 से लेके n तक, आप ऐसे ही तो करते हो। ये भी समेशन का मतलब प्लस 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 करके है, हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई करे। बट अपने को क्या चाहिए? x की पावर n। तो अपना आंसर कब आएगा? जब 1 को x की पावर n से गुना करेंगे। तो x की पावर n, तो r को जब n पुट करें, NCn माइनस 1 की पावर n प्लस x को किससे पुट करें? सर x की पावर n माइनस 1 से, तो n माइनस 1। ये आया आपका आंसर। ध्यान से देखो, 1 को किससे गुना किया? x की पावर n है, x की पावर n से। x को किससे गुना करें? x की पावर n है, x की पावर n माइनस 1 से। तो ये फॉर्मूला कितना आ गया? ये तो आ गया माइनस 1 की पावर n। अगर नीचे 1 होता है तो आंसर ऊपर वाला आता है, या कह लो 1 का अंतर होता है। बताया था ना, इंटू n। तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अगर कॉमन ले लें तो माइनस 1 प्लस, या यहां से माइनस 1 की पावर n कॉमन ले लें। अब n है या n माइनस 1, ये ऑप्शन बताएगा। 1 माइनस n ऐसा भी हो सकता है, सॉरी माइनस 1 प्लस 1 n भी हो सकता है। ये माइनस इधर कॉमन लेके माइनस 1 की पावर n भी आ सकता है। देखें क्या आ रहा है? माइनस 1 की पावर n 1 माइनस n। ठीक है सर, यहां से माइनस कॉमन ले ले। सर गलती हो सकती है पेपर में, ऐसा मत करो। तो मत करो तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे हम। लीजिए चलो मान लेते हैं n को अगर मैं 2 पुट करूं तो कोई आंसर सेम तो नहीं हो रहे हैं। ये 1 आ रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ये सर गड़बड़ तो हो सकती है थोड़ी। तो n को चलो 3 पुट कर देते हैं, n को 3 मान लेते हैं, तब सारे आंसर सर अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 पुट कर देते हैं n को। तो मुझे बोला है 1 x क्यूब का गुणांक, 1 माइनस एक्स की पावर 3।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वेयर। सर x की पावर 3 का गुणांक -1 प्लस 3 2, जिसका आंसर 2 नहीं है वो मेरा आंसर नहीं हो सकता। चलो 3 माइनस 1 2 2 हो सकता है। 1 माइनस 3 -2 गुना -1 2 2 भी हो सकता है। 3 2 नहीं हो सकता। 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर 4 2 भी नहीं हो सकता। आंसर सर इन दोनों में से है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। चलो अब 2 पुट कर लें तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 -1। सर 2 करते हैं, 2 n को 2 पुट करो। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर a² प्लस b² माइनस 2ab। सर आंसर क्या है 2 पुट करके? x² का गुणांक 1 इंटू x² माइनस 2 गुना x²। सर -1 आंसर आना चाहिए। 2 माइनस 1 इज 1, 2 भी नहीं। 1 माइनस 2 -1 आंसर है तो तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं है। सर सिलेबस 4-5 बार कर दिया फिर भी डर लग रहा है। क्यों कर रहे हो 4-5 बार? किसने कहा? आराम आराम से कूल डाउन रहो। अब यहां तो कराते वक्त मेरी स्पीड हल्की सी तो रखनी पड़ती है कि आपका माइंड कितना तेज दौड़ रहा है, बट क्वेश्चन ये नॉर्मल है। नॉर्मल में एक बार वापस इसे उठा के देखेंगे तो बिल्कुल आसान है। सो ये देखिए करो, मतलब मेरे आप कहना चाहते हो मैं धीरे कराऊं और रुक जाऊं, ऐसा कहना चाह रहे हो तो रुक जाता हूं जी। बताइए कौन सा पद x से स्वतंत्र है? x से स्वतंत्र पद वही, फटाफट x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद बता दें। x से स्वतंत्र पद, चलो देख लेते हैं। x से स्वतंत्र पद जनरल टर्म निकाल लेते हैं। 15CR, सीधी सीधी चीजें हैं, बेसिक पे फोकस होना चाहिए। x से स्वतंत्र पद, बस x वालों को एक साथ कर दें। 3 की पावर 15 माइनस r, इससे कोई मतलब नहीं। -2 की पावर r, टाइम वेस्ट कर रहा हूं लिख के, कोई मतलब नहीं। x की पावर 15 माइनस r माइनस 2r, 15 माइनस 3r। स्वतंत्र करना है तो इसे 0, 15 माइनस 3r को 0 तो r 5। क्या है ये? अरे 15 माइनस 3r बराबर विच टर्म? टर्म कौन सी? r 5 आया भाई, r 5 आया। कौन सी टर्म? सर टर्म तो 6वीं हुई ना। कौन सी टर्म हुई? r 5 आया तो टर्म 6वीं हुई ना। C करेक्ट है। सर एनवीएस में 3-4 क्वेश्चन आए थे इजी इजी इसी टाइप के। अरे पेपर इजी आता है, वो तो तुम डर, एक ऐड भी तो आती है डर के आगे जीत है, तुम डर के आगे नहीं जा रहे हो। जीत के लिए तो डर के आगे जाना पड़ेगा ना। एग्जाम थोड़ी ना मुश्किल है, तुम्हारा दुश्मन एग्जाम थोड़ी ना है, तुम्हारे दुश्मन तो तुम खुद हो। तुम डरते रहते हो, तुम्हें यही नहीं पता कि एग्जामिनर, भाई तुम भी राजस्थान के, एग्जाम बनाने वाला भी राजस्थान का, वो क्यों चाहेगा तुम्हें अपने विद्यार्थियों को कष्ट देना? वो तुम्हें कष्ट देना ही नहीं चाह रहा, तुम ऐसे घबराए हुए हो। तुमने एक्सपेक्टेशन ही बना रखी है 150 क्वेश्चन की। एक्सपेक्टेशन बनाओ नॉर्मल, आराम से होगा। हाँ आगे देखें। किसी समस्या को हल करने का अनुपात A के पक्ष में यह है, B के विपक्ष में यह है। A के पक्ष में, यानी बताओ A के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रायिकता क्या है? बोलो। प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रायिकता A के पक्ष में ऐसा है तो 3 केस पक्ष में 4 विपक्ष में, प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3/7। B के विपक्ष में है 5:7, तो ये विपक्ष ये पक्ष,
तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी, 7/12। ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रायिकता इतनी भी। ए तथा बी दोनों समस्या हल करने का प्रयास करें। समस्या हल होने की प्रायिकता कब कहा जाता है समस्या हल हो जाती है, जब कम से कम एक विद्यार्थी उसे हल कर ले, कम से कम एक हल कर ले, कम से कम एक। यूनियन, या तो यूनियन का फॉर्मूला लगा लो, या कम से कम एक में क्या होता है, 1 - ए ने भी सॉल्व नहीं की एंड बी ने भी नहीं। और ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने से बी को क्या मतलब। यहाँ दो विद्यार्थी हैं, एक जयपाल है एक तने राव है। क्या जयपाल के क्वेश्चन सॉल्व करने से तने राव को कोई लेना देना है? नहीं ना। तने राव के सॉल्व कर, हो सकता है दोनों सॉल्व कर लें, हो सकता है किसी से सॉल्व ना हो सकता है एक करे और दूसरा ना करे। स्वतंत्र घटनाएं, और स्वतंत्र घटनाएं अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती है तो ये अलग अलग इस प्रकार से हो जाते हैं। ये हम पढ़ते रहे हैं। ए की प्रायिकता 3/7 तो नहीं होने की 4/7, बी की 7/12 तो ये 5/12। कितना सिंपल। 12 को 7 से गुना करें, उसमें से इतना माइनस करें, जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा। आंसर क्या आया है? विद्यार्थी बोल रहे हैं आंसर बी बोल रहे हैं, काफी विद्यार्थी। 64/84 बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है। अब ऐसे किए क्वेश्चन गलत हो जाएं तो भाई टीचर भी कहां जाए, हैं? ओके, बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये फिर प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन है जी। देखें क्या लिखा है। दो घटनाएं ए तथा बी में से कम एक के घटने की प्रायिकता इतनी है। कम से कम एक घट रहा है, कम से कम एक का मतलब यूनियन। कम से कम एक, बार बार बोल रहा हूं। पिछला क्वेश्चन कोई विद्यार्थी के डाउट है तो मैं यूनियन से भी कर दूं, पिछला क्वेश्चन यूनियन से भी होगा। देखो, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग हो गए। 84 एलसीएम, 7 12 का, 12 तिया 36, ऐसा। और आप देख सकते हैं आपका आंसर आ रहा है किसी भी तरीके से जो आपको कन्वीनियंट लगे। हाँ, ए तथा बी में से कम से कम एक तो सर ये होता है। ए तथा बी दोनों के एक साथ, मतलब ए भी हो जाए एंड बी भी, तो ये क्या है भाई? ए बार का मतलब क्या होता है? 1 - ए। तो क्या बना? आपको निकालना है 1 - प्रोबेबिलिटी ए प्लस 1 - प्रोबेबिलिटी बी। हमसे ये मांग रहे हैं, यानी 2 - प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस इंटरसेक्शन। तो ये आया पॉइंट, अच्छा 8, तो 2 - 0.8। सो सी आंसर। अब बच्चे आंसर दे रहे थे कई विद्यार्थी, अपने पे विश्वास रखो, बस विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सो देखिए विद्यार्थियों, ये आपके सामने है प्रश्न। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन्हीं के भाई बंधु आएंगे आपको भी। जी अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड टाइप का दे दिया मैंने। जल्दी फटाफट।
जी क्या आंसर है? आंसर बोले जल्दी। 3 ऑफ द 6 वर्टिसेस और रेगुलर, 3 वर्टिसेस चुनने हैं हेक्सागन में से। हेक्सागन होता है जिसकी 6 साइडें होती है। छह में से 3 शीर्ष चुनने के कितने तरीके हैं? 63। आप कह रहे हैं उनमें से कौन से 3 शीर्ष चुने जाएं कि ये क्या बन जाए? समबाहु त्रिभुज बन जाए। और समबाहु त्रिभुज जैसे बनता था, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया होगा, याद करो कि जो इकाई के घनमूल होते हैं उन्हें जब मिलाते हैं तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। और वहां पर अगर एक्स एक्सिस एंगल की बताएं तो 120 डिग्री का फर्क होता है सब में। तो यहां पर भी अब ये टोटल 360 डिग्री है सभी एंगलों का जोड़, इनर एंगल का मिला के, तो एक एक में फर्क है 60-60। तो आपको 120 डिग्री का फर्क ले आओ। एक अगर यहां है, एक इधर कर दो, एक इधर कर दो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक अगर इधर है तो एक इधर कर दो, एक इधर कर दो। ये वाला तो लेंगे नहीं, ये तो हो गया है। ये लेंगे नहीं, ये हो गया। ये लेंगे नहीं, हो गया, हो गया, हो गया, सब हो गए। चेक करो 120 डिग्री। मैंने तो वही जो कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था, बस ये है कि जो मैं पहले एक बार पढ़ लेता हूं उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेता हूं बस। ये लो, दैट्स इट। तो आपका आंसर कितना आ गया? नीचे 63 नहीं, ऊपर 2 ट्रायंगल, एक तो ABC, एक DEF। 2 ट्रायंगल बनेंगे इनके शीर्षों को उठा के। असल में शीर्ष तो कितने तरीके से उठाया जाता है? 20। एक बार ये 3 शीर्ष उठा लिए, एक बार ये और ये, एक बार CFB, एक बार CFE, ऐसे FAD, लाइक दिस। अलग अलग 20 तरीके से उठा सकते हैं। उसमें से 2 ऐसे हैं जब आपको समबाहु त्रिभुज मिल जाएगा। आपको एक हरे वाला और एक ये आपको पिंक वाला, पता नहीं आपको कौन सा रंग दिख रहा होगा। बाहर आउटलाइन में तो मैंने हेक्सागन जो बनाया है वो तो लाल में बनाया है। आ जाइए, अब तो सत्य और असत्य बोलने की बात चल रही है। किसी एक कथन को लेकर X और Y एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं। स्टेटमेंट को, कोई एक स्टेटमेंट है, मान लो स्टेटमेंट है कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है। एक ने कह दिया सच बोल रहा है भाई तू, एक ने कह दिया नहीं भाई झूठ बोल रहा है, तभी तो विरोधाभास करेंगे। स्टेटमेंट है, कोई एक स्टेटमेंट बोली गई है, उस स्टेटमेंट को लेके दोनों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। और पुराने इतिहास से पता लग रहा है कि X जो है 75% मामलों में सत्य बोलता है और Y 80% में सत्य बोलता है। Y थोड़ा ज्यादा सच्चा है। किसी समान तथ्य को बताते समय, एक तथ्य है, कोई एक स्टेटमेंट दे दी गई है, उसके बारे में दोनों बोल रहे हैं। एक ने कहा पंखा चल रहा है, तो उसने कहा नहीं चल रहा, तो एक सच बोल रहा है तो एक झूठ। तो एक दूसरे का विरोध कब करेंगे? ए ने सच बोल दिया एंड बी ने झूठ बोल दिया। या मतलब ये प्रोबेबिलिटी के बाहर है इसलिए प्लस आया है। या ए ने झूठ बोल दिया एंड बी ने सच बोल दिया, तभी तो विरोध करेंगे। दोनों एक दूसरे का विरोध सेम स्टेटमेंट में कैसे करते हैं? एक ने बोला पंखा, स्टेटमेंट है पंखा तेज चल रहा है, एक ने कहा सही कह रहा है भाई तू, दूसरे ने कहा सही कह रहा है, तो विरोध कहाँ किया? एक ने कहा नहीं नहीं भाई स्लो चल रहा है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं स्लो चल रहा है, तो भी विरोध नहीं किया। विरोध कहने का मतलब एक ने तो स्टेटमेंट को फेवर में आ गया और एक उसके अपोज में आ गया। तो ए सच बोल रहा है एंड बी, ए के सच या झूठ बोलने से बी के सच या झूठ बोलने को क्या अंतर पड़ता है? कोई नहीं पड़ता, तो अलग अलग हो जाएंगे। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब x है, चलो 75, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, ए के झूठ बोलने की, बी के सच बोलने की 7/20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है। हाँ विद्यार्थियों, हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रोबेबिलिटी में एक और क्वेश्चन आपके सामने। एक शब्द है डेंजर, उसे सभी तरीके से अगर मैं व्यवस्थित करूं, मतलब निकले या ना निकले व्यवस्थित कर दो, और डिक्शनरी के अनुसार उसे व्यवस्थित किया जाए, तो बताइए जेंडर कौन से नंबर पर आएगा? जेंडर का रैंक निकालना है आपको।
जेंडर। जेंडर क्या कहा था हमने? 0 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5। जी के बाद जी से छोटे कितने हैं? ऐसा क्यों? वो हमने थ्योरी में बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से करी जा रहे हैं। जी के बाद ए, जी से पहले कितने हैं? क्योंकि जी आएगा तभी जब डिक्शनरी में पहले ए भी आएगा, ई भी आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी। तो 3 हैं ऐसे जो जी से पहले ही आपको दिखेंगे। ए से पहले आपको कोई नहीं दिखेगा, एन से पहले आपको ये 2 दिख जाएंगे, डी से पहले कोई नहीं दिखेगा, डी के बाद जो हैं उनमें से डी से पहले कोई नहीं दिखेगा, ई से पहले कोई नहीं दिखेगा, और उसके बाद सीधा जेंडर ही है। 3 गुना 120, 2 गुना 6, और उसके बाद अगला शब्द जेंडर ही है। तो कितना आया? 373वें नंबर पर जेंडर आपको दिखेगा। आप आराम से चेक कर सकते हैं। अगर शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है तो आपका यह फॉर्मूला लगता है। पुनरावृत्ति नहीं हो तो आप इस फॉर्मूले के अनुसार भी चलते हैं। एक तरीका तो लंबे वाला तरीका है ही, कराते वक्त पहले लंबे वाले तरीके से कराया जाता है, बाद में इससे। जी हम बढ़ते हैं आगे। जी इस बार सिक्के को उछाल रहे हैं। एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, कम से कम एक हेड। और वैसे मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको कि भाई ये सिक्के वाले या ऐसे क्वेश्चनों में जहां पर आप बाइनोमियल बंटन का, द्विपद बंटन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हेड आने की बात कर रहा है। प्रोबेबिलिटी कम से कम एक हेड आने की। अगर मैं हेड आने को जीत मानूं तो हेड आने की प्रायिकता है आधी, हेड नहीं आने की प्रायिकता आधी। कितनी बार वो ट्रायल कर रहा है? 4 बार। एक्स का मतलब है जीत की संख्या, कम से कम एक हेड। 1 माइनस 1 से कम, 1 से कम मतलब 0 हेड। 1 से कम हेड मतलब 4C0 P की पावर 0 Q की पावर n माइनस एक्स। तो 1 माइनस 1/16। ऐसा ये भी हमने किया हुआ कई बार। जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फिक्स रहे तो द्विपद बंटन का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी ठीक है, किया जाता है कि नहीं? ऐसा ऐसा हम पढ़ते हैं, कोई लोड थोड़ा ना लेना। बीच में क्वेश्चन उठा के कर लिए, और तो क्या है। जब एक बार पढ़ चुके हो उसके बाद तो क्वेश्चनों पे गेम रह जाती है बस। 3 विद्यार्थियों को प्रॉब्लम दी गई जिनके सॉल्व करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अभी करा था सेम क्वेश्चन ही दोबारा रिपीट हो गया। ये क्या कर दिया? सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी सर? जब कम से कम एक विद्यार्थी सॉल्व कर लेगा। कम से कम एक सॉल्व करने का मतलब 1 माइनस कोई सॉल्व नहीं करेगा। टोटल में से कोई सॉल्व नहीं करने वाला केस हटा दो तो बचे हुए सभी केसों में कोई ना कोई सॉल्व करेगा। तो 1 माइनस ए ने भी सॉल्व नहीं की, एंड बी ने भी सॉल्व नहीं की, एंड सी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। अलग अलग हो जाएगा क्योंकि ए के सॉल्व करने से बी के सॉल्व करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ए की प्रायिकता आधा है तो ए कॉम्प्लीमेंट की 1 माइनस आधा, बी की 1/3 है तो 1 माइनस 1/3। तो बड़े आराम से आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों। जी बार बार वही सेम चीज। जी करें ट्राई से। एपीजीपी का क्वेश्चन है।
गॉड। जी किया कुछ? ए बी सी जीपी में है, यहां से पता लग रहा है बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर ए सी यहां से पता लग रहा है। एक्स एंड वाई आर अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड दिस। एक्स जो है वो ए बी का समांतर माध्य है, वाई बी सी का समांतर माध्य है। अब क्या करना है? a बटा एक्स और b बटा वाई कर देना है। a बटा एक्स, b बटा वाई। अब इसका लघुत्तम लेंगे और सॉल्व करेंगे। हाँ विद्यार्थियों जल्दी आंसर बताओ, जल्दी से। ओके जल्दी। a प्लस बी, बी प्लस सी, 2 पहले बाहर निकाल लेते हैं। a इंटू बी प्लस सी, b इंटू ए प्लस बी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी सी, ऐसा। अच्छा ए और सी है, तभी कहूँ कुछ गड़बड़ी कैसे हो रही है। ए और सी है, ए सी और बी सी। अब ये कट गया, आपका आंसर 2 आ गया। कोई कहता है कि सर ऐसा है कि शॉर्टकट से क्या हो सकता है कुछ। अब आप देखिए ए बी सी जीपी में है, मैं ट्राई करता हूं जरा। ए बी सी जीपी में है, मान लो ये रहे। आपको ए बी सी एक्स वाई से मतलब नहीं, क्योंकि आपके आंसर तो फिक्स है सारे। तो अब क्या किया, 1, 4 और 16 जीपी में है। एक में 4 गुना करो, इसमें भी 4 गुना करो, ठीक है। ये हो गया, ये ए बी सी आ गए। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। एक्स वाई अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में। तो एक्स क्या हो गया, ए और बी का अर्थमेटिक मीन प्लस करके आधा कर दिया, और बी और सी का अर्थमेटिक मीन हो गया प्लस करके बटा 2। अब a बटा एक्स, सी बटा वाई, लघुत्तम आया 10, आंसर 2। तो जो 2 नहीं है वो गलत है। अरे भाई तू भी नहीं है, तू भी नहीं है, और तू भी नहीं है, तो आंसर आ गया 2। वो एक्चुअली मैंने सी वहां से लिखते वक्त सी लिख दी की जगह बी लिख दिया था, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वरना वो ऐसे भी हो सकता था। बट आप देख सकते हो आंसर में ना ए इन्वॉल्व है, ना बी, ना एक्स, ना वाई, तो जो मर्जी मानो सबके लिए ट्रू है। मैंने कुछ भी ले दिया, आप 1 2 4 ले लेते चाहे।
आगे देखें, ट्राई करें अब इसे। किसी गुणोत्तर श्रेणी में यदि m प्लस nवां पद 16 हो और m माइनस nवां पद चौथा हो, गुणोत्तर श्रेणी में, अब देखो, अगर m को, अगर आप ऑप्शन जाना चाहते, वरना तो वो t m n वगैरह करेंगी, अगर m को 2 और n को 1 पुट कर देते हैं तो पहला पद 4 हो और तीसरा पद 16 हो। लीजिए आ गया। अब जो मर्जी लिख दो। तो mवां पद क्या है, दूसरा पद क्या है, 8। तू नहीं और तू भी नहीं, लीजिए 8। क्या प्रॉब्लम है बोलो? और कोई नहीं मानता तो फिर मैं ऐसे करता, वो तो फिर है ही तरीका एक, वो तो जग जाहिर है तरीका। अपॉन कर देता 16/4, a से a कैंसिल करता, r की पावर m से m गया, -1 से -1, 4, n इक्वल टू 1 हो, n 1 ही आया जो मैंने माना, तो ठीक है। उसके बाद n 1 आ गया तो चाहे इस नीचे वाली इक्वेशन की तुलना कर दीजिए, चाहे ऊपर वाले की तुलना कर दीजिए, और आप कर पाएंगे। तो r भी 2 आ चुका है और n भी 1 आ चुका है। अब आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर दे, चाहे चलो ऊपर वाली इक्वेशन सर a 2 की पावर m प्लस n -1 16, ठीक है ना, ऐसा। तो a इंटू 2 की पावर m इज इक्वल टू 16। अब आपको क्या चाहिए, mth टर्म, a r की पावर m -1, ये तो 16 है, r क्या हो गया 2, ऐसे वो कैलकुलेशन करनी थी बस, जो भी है वहां से, क्योंकि 2 अननोन आ गए थे और रिलेशन 1 आ गया था, आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना। तो लेट्स ट्राई नेक्स्ट वन, करें इसे। ये AP में है, तो अब क्या करेंगे, AP के लिए क्या है, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू बाकी दोनों का टोटल, और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं, सिर्फ माइनस माइनस करना है। इसका आंसर ऐसा आना चाहिए, ट्राई करें, ये आंसर आ जाना चाहिए। आपको इतना ही करना है, अब लघुत्तम लेके सॉल्व कर देना है, वो जो हम हमेशा करते हैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। क्रॉस चेक कर लेना ऐसा, क्योंकि टेस्ट में भी कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो कई बार दिया जा चुका है, इसीलिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, वरना अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है अब आपको, और आपका आंसर ये आ जाएगा जी। ये भी क्लास में कराया हुआ कंसेप्ट ही है। इसमें कितने वास्तविक हल होंगे बताओ, इसका आंसर क्या होता है, इसका मुझे बताएं एक बार। किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का योग हमेशा 2 या 2 से ज्यादा, अगर नंबर पॉजिटिव है तो, और 2 की पावर x तो पॉजिटिव ही है। ये हमेशा cos -1 और 1 के बीच में, ये -1 और 1 के बीच में, ये हमेशा 2 या उससे बड़ा, तो बराबर तो कभी हुआ ही नहीं। तो वास्तविक हल कितने हुए, कोई वास्तविक हल नहीं। ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया था, कभी ना कभी तो ऐसा कुछ होता ही है कि ये क्या है, इसका आंसर हमेशा 2 या 2 से बड़ा, ये कभी 2 तक पहुंचेगा ही नहीं। तो किसी x के लिए जब ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा देगा, ये 2 कभी होगा भी नहीं, तो बराबर कैसे हो सकते हैं।
भाई x के किस मान के लिए बराबर है? कभी नहीं है बराबर। ये 2 या 2 से बड़ा, ये -1 और 1 के बीच में। जी, ये क्वेश्चन तो जहां तक मुझे ध्यान है एनसीईआरटी की किताबों में होता है इस प्रकार का क्वेश्चन। m के कौन से मान के लिए ये समांतर माध्य है? सर m0 दे दो a और b का, m0 दे दो तो ये रहा m0, a प्लस b बटा 2 हो गया। वरना क्या करना पड़ता है? ये किसका है? a तथा b का समांतर माध्य इक्वल टू a प्लस b बटा 2, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको m का मान निकालना पड़ता है। बट ऑप्शन से भी हो रहा है। भाई आपको यही तो बोला है, ये a और b का समांतर माध्य कब होगा? सर m को 0 पुट करेंगे तभी ये इसके बराबर आएगा। वो तो सीधा दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये इसको a प्लस बी बाई 2 के बराबर रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। क्लास का क्वेश्चन है इसलिए मैंने अगेन। आ जाइए, x पहली टर्म है, अनंत पदों का योग 1/3 है, तो x किस अंतराल में है? x किस अंतराल में? जल्दी बोलो। 2 बातें बोली हुई है। x पहली टर्म है, अनंत पदों का योग a/1 - r 1/3 है। सर अपने को r पता होता है अनंत पदों का योग, तो इसी का यूज करेंगे तभी लेस देन आएगा। 3x बराबर 1 - r, r निकाल दें, a/1 - r इज इक्वल टू 1/3। तो 1 - 3x का मॉड लेस देन 1, -1 लेस देन 1 - 3x लेस देन 1। हर तरफ 1 1 जोड़ लिया जाए, सॉरी -1 जोड़ लिया जाए। जीरो से भाग कर दिया जाए। जी देख लो, ऐसा भी टेस्ट में क्वेश्चन दिया था जहां तक मेरे को आंसर्स बनाने को कहते थे, तो मुझे याद सा आ रहा है, वही किया है। बस जो दिया है ना, आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में तब भी कर पाओगे। मैंने आपको क्या कहा था? क्वेश्चन छोड़ना है बेशक छोड़ो, जब तक पेपर नहीं आ रहा तब तक तो आप अगर इस रणनीति को हमेशा अपनाते तो फायदा होता ही है। क्वेश्चन छोड़ना है बेशक छोड़ो, कोई डाउट नहीं। आपको ये सोच के 2-3 स्टेप लिख दे करो। क्वेश्चन दिया है, चलो 2-3 स्टेप लग देते, सर भी क्या याद करेंगे, आप भी क्या याद करोगे, सर 1-2 स्टेप लिख देते हैं। ऐसा करते तो 50% क्वेश्चन जो आपको एक बार देखने लग रहे हैं कि नहीं सॉल्व होंगे, वो खुद हो जाते हैं सॉल्व। बशर्ते आप, इसमें क्या था, पहली टर्म दे रखी थी x, ठीक है, अनंत पदों का योग, तो अनंत पदों का योग लिख दिया। अब अनंत पदों का योग तो इसलिए इसके लिए होता है, बस यही तो इनइक्वालिटी थी, इसका यूज कर लिया। सेकंड ग्रेड में सिंगल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तीन नंबर एपी में है, उनका योग है 51, पहले और तीसरे का 273, कॉमन डिफरेंस निकालना। ये तो सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चनों में से है, और जब भी हमें ऐसे 3 पद लेने पड़ते हैं तो नॉर्मली मैं ये लेता हूं, ताकि डायरेक्ट पहली चीज में से ही नहीं लोगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप ये लोगे तो डायरेक्टली एक अननोन तो सीधा सीधा फाइंड आउट हो जाता है। तो a इज इक्वल टू 17, देखिए फायदा हो गया। अब a इक्वल टू 17 तो खत्म हो गया, अब तो डिफरेंस ही तो रह गया। पहली टर्म और तीसरी टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 273 है, तो डी स्क्वायर कितना हो गया? अब जो भी आएगा 289, और ये d आ गया 4 और -4,
तो 4 और -4 के अकॉर्डिंग, तो यहां पर 4 है उनमें से आंसर। जो लिखा है बस वो करना शुरू करना है आपको, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है आपको। ओके अब ये देखिए, ऑप्शन बता रहे हैं भाई ई की तरफ देखो। ऑप्शन कह रहा है ई की तरफ देखो, तो देखो ई की तरफ। अब ये भी ई की पावर जैसा लग रहा है, ये भी। वैसे ई की पावर एक्स का प्रसार क्या होता है? अब ये x की जगह 1 रखा हुआ है, बट e की पावर x -1 है। ये x की जगह 1 नहीं रखा। x की जगह अगर -1 रखूं तो देखो -1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3, और उससे ये माइनस है, यानी माइनस ध्यानपूर्वक देखें, e की पावर x -1 में अगर -1 डालें तो इसके चिन्ह में इससे उल्टा आ रहा है, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। बस अब आपका ये आंसर है, e -1, और यहां क्या है, अब मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करके इनके जैसा आंसर लाएं। ये वही तो दे रखा है, a² + b² टाइप का, और आपका आंसर नंबर यहां पर आएगा कैलकुलेट करें जो भी आंसर आएगा, -e और e इनवर्स 1 -e इनवर्स +1, और कैलकुलेट करें, इनमें जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। और आंसर नंबर इसमें से कौन सा आएगा? a², देखो माइनस लगा हुआ है, e इनवर्स -2, a² + b² -2ab, c इज करेक्ट। तो इसी मैराथन को हम कल आगे फिर फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स? कल तक फिर और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। अब ये नहीं कि इस चीज़ के लिए पढ़ना, आप तो थ्रू आउट रखिए, कल मैं क्या कराऊंगा वो आपको नहीं पता है, आप तो अपना तैयारी साथ साथ चलते रहिए, ठीक है? मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे।